नमस्कार, गुड इवनिंग टू ऑल। मैं आपका दोस्त और होस्ट सुनील शर्मा आप तमाम जो यूट्यूब पे देख रहे हैं उनका स्वागत करता हूं। साथ ही हमारे जो वेबएक्स पे अच्छे प्यारे प्यारे जो दर्शक है, पार्टिसिपेंट्स है, वेल विशर है, उन तमाम लोगों का मैं महासेवा की तरफ से और एमएनएस मीडिया न्यूज सर्विस की तरफ से आप सभी का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। स्टाम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन इस विषय पे बात करने के लिए, अधिक जानकारी देने के लिए एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद है। इस विषय को आगे लेके जाएंगे और एक्सपर्ट है वो भी, सी इज एक्सपर्ट, एडवोकेट अनीसा शास्त्री जी आज की कीनोट स्पीकर है हमारी। एडवोकेट अनीसा शास्त्री जी पैनल एडवोकेट है महासेवा में। ये एक पहला विषय। दूसरा विषय दोस्तों, बिल्डिंग वाटर प्रूफिंग का जो बारिश का सीजन चल रहा है, बिल्डिंग वाटर प्रूफिंग जो आए दिन आप लीकेज का सामना करते हैं, तो बिल्डिंग वाटर प्रूफिंग कैसे करें, इस विषय को अधिक जानकारी देंगे। मृदुल गुप्ता जी हैं, श्रीमती मृदुल गुप्ता, सीनियर मैनेजर डॉक्टर फिक्सिस पीडीलाइट इंडस्ट्री से। ये भी अपना प्रेजेंटेशन रखेंगे। तो आप इससे रिलेटेड जो भी सवाल हो, आप सवाल चैट बॉक्स में कर सकते हैं, ताकि मैं इस कॉन्फ्रेंस को एक प्रॉपर इसको आगाज करता हूँ, आज की शुरुआत करता हूँ। और साथ ही दोनों महिला हैं, महिलाओं का तो बड़ा जोर है, सही हमारे भारत में मान सम्मान है। तो उनके लिए स्वागत के लिए मैं एक लाइन पढ़ूंगा कि नारी गौरव है, अभिमान है। नारी गौरव है, अभिमान है। नारी ने ही रचा विधान है। नारी ने ही रचा विधान है। हमारा नतमस्तक इन सभी को प्रणाम है। प्रणाम है, नारी शक्ति की जय हो। मैं अनीसा शास्त्री मैडम और मृदुल गुप्ता जी दोनों का स्वागत करता हूं और आप सभी का अभिनंदन करते, आप सभी पार्टिसिपेट की तरफ से वो वेलकम करता हूं। तो मैं उनको इनवाइट करूंगा। अनीसा शास्त्री मैडम काफी स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन और तमाम जो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड काफी हाउसिंग सोसाइटी और तमाम मामले हैं, वो महासेवा के बैनर पर काफी फाइट करती है, कंज्यूमर्स को, फ्लैट ऑनर्स को अधिकार दिलवाती है और पैनल एडवोकेट है महासेवा में। तो अनीसा मैडम का मैं स्वागत करता हूँ। आज का जो टॉपिक है एग्रीमेंट फॉर सेल, इट्स स्टैम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन। अभी एग्रीमेंट फॉर सेल्स में जैसे आप टाइटल ही देखें, उसमें दो पार्टीज रहती है, वेंडर, परचेसर या आपको ट्रांसफर, ट्रांसफर, जो भी नाम दीजिए। जो परचेज, जिसका फ्लैट ओनर है, वही वो बेच सकता है कोई थर्ड पार्टी को जो इंटरेस्टेड है। वेंडर जरूरी नहीं एक ही हो सकता है, एनी ऑफ द जॉइंट पेयर हो सकता है, एक जन हो सकता है, दो जन हो सकता है, एक जन हो सकता है, जॉइंट ओनर्स भी हो। तो जो भी है, अगर दो जन है तो दोनों को साथ मिलके वो बेचना है। अगर एक जन है, द पर्सन हु इज ओनर हैज टू सेल द फ्लैट। स्टार्ट विद द प्रेजेंटेशन। आज का जो टॉपिक है, डिटेल्स ऑफ वेंडर, मतलब उनका नाम, पैन कार्ड, आधार कार्ड, पूरा डिटेल्स उनका आना चाहिए अलॉन्ग विद द एड्रेस। अगेन आई एम सेइंग डिटेल्स ऑफ वेंडर। जितने भी वेंडर्स है, सपोज वन, दो, तीन, जितने भी हैं, जो जिसने परचेज किया है फ्लैट, जो ओनर है फ्लैट का, उसको सबको उनका पार्टी का डिटेल्स आना चाहिए। देन इज अ डिटेल ऑफ परचेसर, जिसको खरीदना है, चाहे वो जॉइंट ओनरशिप में चाहिए, सिंगल पर्सन को नाम चाहिए, उनका डिटेल्स, आधार कार्ड, पैन कार्ड एंड द एड्रेस, उनका डिटेल्स होना चाहिए। पॉइंट्स टू बी इंक्लूडेड इन रिसाइकल। अगर आपको पहले भी हमने अपने प्रेजेंटेशन में बताया है कि एग्रीमेंट फॉर सेल हो, कोई भी एग्रीमेंट हो, उसमें दो एग्रीमेंट टू टाइप्स में डिवाइड रहते हैं, एक रिसाइकल एंड ऑपरेटिव पार्ट्स। अभी रिसाइकल्स में जो होता है, अभी वो क्या क्या पॉइंट्स रहेंगे रिसाइकल्स में, पॉइंट्स रहेंगे। पहला होगा प्रीवियस चेन डॉक्यूमेंट्स। फर्स्ट है प्रीवियस चेन ऑफ एग्रीमेंट्स, कहाँ से उनको टाइटल आया, वेंडर को ओनरशिप कहाँ से आई। इफ सपोज ही इज ओनली ओनर, कि उन्हें डायरेक्टली उनने परचेस किया है बिल्डर से, देन द एग्रीमेंट। अगर उनसे उससे पहले भी कोई परचेस हुआ है, देन देयर डिटेल्स, ऑल द डिटेल, चेन ऑफ एग्रीमेंट का जितना भी उनका चेन है, जहां से उनको ओनरशिप मिलता है फ्लैट का, कहां से वेंडर ओनरशिप में आया, उसका डिटेल होना चाहिए इन रिस्पेक्ट ऑफ फ्लैट। देन ओनरशिप ऑन द वेंडर, जैसे मैंने आपको बताया, ओनरशिप, वेंडर को ओनरशिप कहां से मिला, उसका एग्रीमेंट का डिटेल होना चाहिए, वेदर इट इज रजिस्टर्ड, नॉट रजिस्टर्ड, पूरा डिटेल उसमें आना चाहिए। देन नेक्स्ट पॉइंट इज सोसाइटी फॉर्मेशन। अगर सोसाइटी फॉर्म्ड है तो उसका डिटेल्स होना चाहिए। इफ देयर इज नो सोसाइटी फॉर्मेशन, कहीं कहीं जगह पे रहता है कि सिर्फ बिल्डर ने अभी तक सोसाइटी फॉर्म नहीं की है। हमने बहुत से एग्रीमेंट्स देखे हैं जहाँ पे 2012 का पोजीशन है, पर लेकिन टिल डेट सोसाइटी फॉर्म नहीं हुई है। देन वी हैव टू मेंशन दैट देयर इज नो लीगल बॉडी फॉर्म्ड। However, whenever it is formed, purchaser will join the
फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी, तो उसका डिटेल थोड़ा बहुत ड्राफ्टिंग चेंजेस होते हैं, पर जो स्टैंडर्ड क्लॉज है वो रहते हैं सोसाइटी फॉर्मेशन ऑफ डिटेल्स। देन इज वेंडर्स मेंबरशिप, अगर सपोज वेंडर ऑलरेडी सोसाइटी फॉर्म्ड है तो डेफिनेटली वेंडर इज अ मेंबर, तो उसका डिटेल्स होना चाहिए, लाइक शेयर सर्टिफिकेट्स का डिटेल, लाइक हाउ मेनी शेयर्स होल्डिंग है, उसको कितने शेयर्स किए दिए गए हैं, 5 शेयर्स हैं, 10 शेयर्स है। प्रीवियसली सोसाइटी 5 शेयर्स अलॉट किया था, पर एज पर द न्यू एक्ट जो अमेंडमेंट हुआ है उसमें अब हर सोसाइटी को मिनिमम शेयर्स 10 shares issue करने हैं। So if the society have issued 10 shares, then the details of 10 shares. In case the society have not issued 10 and they are following the previous bylaws, then 5 shares. Whatever share certificate been holding by the society by the member, the details of the membership has to be given. Then is a possession and ownership of the flat. Who is the owner? Vendor possession में है और वो खुद sole owner है. There is no other owner. There is मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो किसी उनको ये लीगल इनहेरिटेड हुआ है. No, if he is the old owner, then only he can sell the flat. If he doesn't have, if the vendor doesn't have the title in his own name, he has no right to sell till he gets the ownership. मैं वापस रिपीट करती हूँ, जब तक उनके पास ओनरशिप नहीं आता है तब तक उनको राइट्स नहीं है बेचने का, क्योंकि अगर कोई नॉमिनी मेंबर है या कोई नॉमिनी मेंबर है या कोई लीगल हायर है, till he gets the ownership of the flat, you cannot transfer the flat, you cannot sell the flat because you don't have a title of the flat. So he should be having a possession as well as ownership of the flat, whether the flat is mortgaged or and it's free from all encumbrances. आपको ये भी डिटेल दिखाना है एग्रीमेंट में that the flat is not mortgaged and it's free from all encumbrances, there is no litigation, nothing is there. The flat is of clear title. You have to if the public notice has been issued, तो आपको पब्लिक नोटिस का डिटेल डालना है. इफ पब्लिक नोटिस हैज इशूड, उसका क्या क्लेम आया है नहीं आया है उसके बारे में डिटेल, आपने किस एडवोकेट के थ्रू आपने पब्लिक नोटिस किया उसका डिस्क्रिप्शन होना चाहिए. इट्स अ फॉर्मेलिटीज, इट्स हैज टू बी मैंडेटरी होना चाहिए जो भी परचेस कर रहा है. दिस इज सेफ्टी ऑफ द परचेसर. If any purchaser want to purchase any property, it is advisable to them to have a public notice. अगर वेंडर ने कुछ छुपाया है कि नहीं हमारा फ्लैट मॉर्गेज नहीं है, एंड आफ्टर द पब्लिक नोटिस इफ बैंक इशू द लेटर कि ऑब्जेक्शन लेटर कि नहीं ये फ्लैट हमारे पास मॉर्गेज है एंड दे हैव नो राइट्स टू सेल इट, in that case the safety, then the purchaser is in loop that there is the vendor have not told any have not disclosed about the mortgage of the same. Therefore, it is always advisable to have a public notice for a clear title. Then again title search, ये होता है सब रजिस्टर ऑफिस में जहाँ पे आपके एग्रीमेंट रजिस्टर्स होते हैं. वाई, अभी आप पूछेंगे ये क्यों जरूरत है. जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, पब्लिक नोटिस में अगर इन लार्ज हम पब्लिक को पूछते हैं कि कोई किसी का इंटरेस्ट है इस फ्लैट में, सेम में इन टाइटल सर्टिफिकेट टाइटल सर्च में हमको सब रजिस्टर के ऑफिस में वेदर द फ्लैट इज एक्चुअली बिलोंग टू द वेंडर और नॉट, वेंडर ने कभी वापस कोई थर्ड पार्टी से कुछ एग्रीमेंट तो नहीं किया है, whether that अगर हुआ है तो whether it is cancelled, whether the title of vendor is clear or not. To safeguard the interest of the purchaser, it is always advisable to have a public notice as well as title search of the flat before the sub-register office, and it has to be incorporated in the agreement for sale. No third party rights, that the vendor is the only owner, there is no third party rights created in the said flat and share. थर्ड पार्टी राइट्स मतलब कोई किसी ये कोई लीगल हाइशिप का नहीं है, कोई मॉर्गेज नहीं है, हमने किसी थर्ड पार्टी को बेचा नहीं है. देयर इज नो एनी एग्रीमेंट और एमओयू और एनी सच डॉक्यूमेंट हैज बीन एग्जीक्यूटेड बाय द वेंडर विद एनी ऑफ द थर्ड पार्टी. द टाइटल ऑफ द फ्लैट इज क्लियर एंड इट्स फ्री फ्रॉम इंक्रिमेंसेस, इट हैज टू बी मेंशन्ड लाइक दैट. देन इज अ वेंडर एग्रीज, अभी होता है एग्रीमेंट फॉर सेल में वेंडर एग्रीज, वेंडर एग्री कर रहा है फ्लैट सेल करने के लिए और शेयर्स अलोंग फॉर द और पर्टिकुलर कंसिडरेशन, जो भी आप वेंडर और परचेसर के बीच में कंसिडरेशन फिक्स होता है उसके बारे में आपको लिखना है. एंड सेकंड डेज एक और पॉइंट आता है परचेसर एग्री टू परचेस. अगर वेंडर एग्री कर रहा है, परचेसर आल्सो शुड गिव द एग्रीमेंट, यस आई एम एग्री टू परचेस द सेम फॉर द सेम कंसिडरेशन अमाउंट, whatever the consideration has been fixed between the vendor and the purchase. Consideration amount, as I already told you, consideration amount it's a operative parts आ गया है हमें. अभी जैसे हमने पहले ही आपको बताया था रिसाइकल इज देयर एंड वन इज द ऑपरेटिव पार्ट्स. दिस इज अभी जो मैंने आपको बताया वो रिसाइकल की पार्ट फर्स्ट पार्ट बताया है, दैट इज द रिसाइकल ऑफ द एग्रीमेंट. नाउ इज एन ऑपरेटिव पार्ट. अगेन ऑपरेटिव पार्ट्स में पहला क्लॉजेस ये रहता है, इट्स नॉट इट्स
द क्लॉजेस, ये जो क्लॉजेस हम डिस्कस कर रहे हैं ये मैंडेटरी क्लॉजेस है जो मोस्टली एग्रीमेंट फॉर सेल में आपको दिखते हैं। तो फर्स्ट है वेंडर एग्रीज टू सेल, परचेसर एग्री टू परचेस। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि ये क्लॉज होता है कि वेंडर एग्रीज एंड परचेसर, अगर वेंडर एग्री कर रहा है, अगर परचेसर को परचेस नहीं करना है, दैट्स नॉट अ प्रॉपर डॉक्यूमेंट, सो इट हैज टू बी मेंशन अबाउट दैट सेल। देन द कंसिडरेशन अमाउंट, किस अमाउंट में आप लोग बेच रहे हैं और वेंडर बेच रहा है एंड वेंडर परचेसर ने एग्री किया है परचेस करने के लिए, उसका डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, कंसिडरेशन अमाउंट का क्लियरिटी होना चाहिए। and then the point of TDS deduction, purchaser कोई TDS deduct करता है, because if the property is I think 40 लाख से 50 लाख से ज्यादा रहेगा तो आपको TDS काटना है फॉर नॉर्म। तो TDS डिडक्शन के बारे में purchaser TDS डिडक्ट करता है, तो वो पॉइंट आपको मेंशन करना है। purchaser shall furnish the TDS certificate, ऐसा हम लोग पॉइंट क्लोज डाल देते हैं कि purchaser will deduct, तो purchaser को वो फर्निश भी करना है TDS certificate that the amount that you have deducted submitted to the government and obtain the TDS certificate. Then advance payment by the purchaser, अभी जब पहले एग्रीमेंट फॉर सेल से पहले आप लोग कुछ टोकन देते हैं, डेफिनेटली विदाउट टोकन नोबडी विल एग्जीक्यूट एन एग्रीमेंट फॉर सेल और एनी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। तो जो भी एग्री आप लोगों ने पेमेंट हुआ है उसके बारे में मेंशन करना है। सपोज the total amount for consideration is 2 crores and you have made of 1 lakh or 2 lakh, whatever the advance payment has been made to the party, the same has to be incorporated in the agreement so that the amount can be deducted accordingly from the consideration amount. Then mode of payment, अभी क्या मोड ऑफ पेमेंट है, बैलेंस अमाउंट किस 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 बेसिस पे जाएगा, कि कभी कभी डेट मेंशन रहते हैं कि 10% हम विद इन 10 days देंगे, नेक्स्ट 20% हम विद इन 15 days देंगे। डिफरेंट मोड ऑफ पेमेंट्स, आप कब ये जो बैलेंस अमाउंट है कब पे करेंगे उसके बारे में मोड ऑफ पेमेंट में क्लैरिटी आना चाहिए ऑन और बिफोर। अब मोड ऑफ पेमेंट में एक होता है बैलेंस अमाउंट, कभी कभी परचेसर बोलता है कि हम बैलेंस अमाउंट आफ्टर द पर्टिकुलर फिक्स, जैसे मैं एक 30 days या 45 days आफ्टर द execution of agreement for sale के बाद दूंगा, might be taking availing a loan, whatever circumstances, अगर उनको अवेल करना है लोन तो अवेल करके लेंगे या थ्रू ओन सोर्सेस, तो उसके बारे में आपको पर्टिकुलरली मेंशन करना पड़ेगा कि वो बैलेंस अमाउंट कब पे करेगा विद इन द टाइम फ्रेम, इट हैज टू बी वेरी क्लियरली अ टाइम फ्रेम। and in case he fails to make the payment within that time frame, then you can charge an interest also on that. Then purchaser will be the owner upon the receipt. एग्रीमेंट फॉर सेल में यही है कि जब तक आपको पूरा पेमेंट नहीं मिलता वेंडर को, तो वेंडर will hold the property till he receives the full payment. Once he receives the full payment, then only the purchaser will become the owner of the property. Then only he will have all the right, title and interest in the flat as well as in the shares. हाँ जी, मतलब आपका जो भी प्रीवियस डॉक्यूमेंट्स है, जो आप लोगों ने चेन ऑफ डॉक्यूमेंट्स हम लोगों ने, मैंने जैसे बताया है अपने रिसेटल पार्ट में हम लोग ऑल द चेन डॉक्यूमेंट्स मेंशन करना है। Accordingly, you have to hand over all the title documents in respect of that flat along with the original share certificate. तो वो आपको कब देना है? At the time upon once you receive the once the vendor receives the full and final balance consideration amount, at that time the vendor shall hand over all the documents, all the title documents in respect of the said flat to the purchaser. Then handing over of key, जितने भी keys है, duplicate, original keys and whatever duplicate keys has been prepared by the vendor has to be handed over to the purchaser. Only again, only upon payment of full consideration amount. Whatever the balance consideration, अभी आपका जब तक आप 2 crore, suppose आपकी property आपने deal की है 2 crores में, till the vendor receive the 2 crores amount, till that time he will not give the keys or the title documents. Once he received full amount, full and final amount, after that only the vendor will hand over the title documents, keys and execute all such necessary documents for the transfer, to have a proper transfer in the name of the purchaser. Vendor shall execute all necessary documents upon the payment of the balance consideration. As मैंने जैसे पहले बताया कि एक बार आपको पूरा consideration amount मिल जाता है vendor को, then it is a responsibility of the vendor to cooperate in all respect to the purchaser to get a clear title. अगर कोई सोसाइटी का फॉर्म्स है, इलेक्ट्रिसिटी बिल ट्रांसफर करना है, वहां गैस pipeline transfer करनी है, all such case the vendor shall give its cooperation and execute all necessary documents that are required by the purchaser to get it transferred in his name. If required, vendor shall cooperate with the purchaser for availing loan. जैसे मैंने आपको बताया कि कभी कभी purchaser को 40 days का वो टाइम लिमिट लेता है
एनी सर्कमस्टेंसेस अगर वो चाहता है कि अगर अपने सोर्सेस में लेगा फंड तो उसको अवेल लोन की जरूरत नहीं पड़ती. इफ सपोज ही वांट्स अ लोन for the amount to be paid for the balance amount, जैसे 50 lakhs का उसका balance amount है, और that for that 50 lakhs he want to take a loan. In that case, the vendor shall cooperate and provide all the necessary documents that are be required by the purchaser to submit the same to the bank. So it's a necessary for the vendor to support, shall cooperate and execute all such documents with the purchaser for availing a loan. Default in a part of the vendor. अब सपोज आपका ये एग्रीमेंट फॉर सेल हुआ है, उसके बाद कोई वेंडर्स ने बेचने के लिए मना कर देता है, या देयर इज अ डिफॉल्टर इन अ पार्ट ऑफ वेंडर. इन दैट केस द एग्रीमेंट कैन बी टर्मिनेटेड एंड it is a response, and the vendor is liable for to refund along with the simple interest or a compound interest. It's based on what negotiation and what understanding is between the vendor and the purchaser. पर क्लॉजेस, ये एक मेंटरी क्लॉजेस जो हम नॉर्मल क्लॉजेस रहते हैं एग्रीमेंट फॉर सेल में, हम उसके बारे में बोल रहे हैं कि डिफॉल्ट ऑन पार्ट ऑफ वेंडर, सेम की वाइस वर्सा फॉर डिफॉल्ट इन पार्ट ऑफ द परचेसर. इफ सपोज परचेसर फेल्स, अगर परचेसर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन फेल करता है, इन दैट केस आल्सो द वेंडर हैज राइट टू टर्मिनेट द सेल, terminate the agreement for sale. Then indemnity by the vendor. This is a very important indemnity, as the vendor has to indemnify the purchaser. That you indemnify that the flat and the shares are free from all encumbrances and there is no mortgage, there is no third party rights created, and the flat is in sole ownership or joint ownership of the vendor or the vendors who are the other parties to the agreement. No objections for the society. If suppose the society is formed, as per the bylaws, there is no requirement of any NOCs from the society for the sale. But this is a usually practices for by the purchaser that they require an NOC from the society to safeguard the interest of the purchaser. So whether to have there is any loan या उनका मेंटेनेंस कुछ पेमेंट बाकी है, नो ड्यूज जैसे रहता है, न्यू ड्यूज फ्रॉम द सोसाइटी, देयर इज नो ड्यूज बीन, देयर इज नो ड्यूज पेंडिंग. To safeguard the interest of the purchaser demands no objection certificate either from the society if society is formed, or from the developer if there is no society formed. Because at the time, if suppose he is availing a loan, if the purchaser is availing the loan, then the financial institute requires the NOC either from the society, either from the builder. Then only this is a procedure. This is a formality has to be completed by the vendor. Then payment of all taxes and society bill till handing over of the flat and shares. This is the very important. जब तक आपका flat आप hand over नहीं करोगे, who will make the payment? The vendor has to make the payment. It is the responsibility of the vendor to make all the payments, including property tax, municipal tax, जितना आप जो भी payment आता है, society maintenance bill, whatever the charges is belong to flats and share has to be paid by the vendor till he hand over the possession. Till he hand over the possession of the flats to the payment of all the taxes and society bill after the possession. Once the possession is provided, once the balance amount, consideration amount is paid by the purchaser to the vendor, and then the responsibility of all the payment of taxes and all that has been shifted to the purchaser. And at the time of handing over, जैसे मैंने बोला handing over of title documents, just include bills also. अगर आपने bills, property tax की bill है, municipal society bills, has to be handed over along with a receipt. So and at this time, you have to hand over all the documents to the purchaser, and after that, the purchaser is the responsibility to make the payment towards the property tax and all such taxes and society bills. Vendor declaration. This vendor declaration means various clauses that vendor is declaring that the flat is not mortgaged, the flat is free from all encumbrances. Various clause वो declaration देता है. पहला declaration वो देगा कि flat is not mortgage, I am the sole owner. Second declaration देगा कि I am the sole owner. Third declaration, the title of the property is clear. Fourth declaration, there is no mortgage, the flat is free from all encumbrances. Then there is no litigation pending. वो डिक्लेरेशन देगा देयर इज नो गवर्नमेंट ऑर्डर या अटैच्ड है फ्लैट, किसी का कोई अटैचमेंट नहीं है, देयर इज नो लिटिगेशन. ऑल दिस डिक्लेरेशन इज बीन गिवन बाय द वेंडर टू द परचेसर दैट द फ्लैट इज क्लियर फ्रॉम ऑल encumbrances and the title is clear. There is no problem for the purchaser to purchase the flat. This is the declaration given by the vendor. Then any liability of tax arises on an account of sale of transaction.
अभी ये जो ट्रांजैक्शन टैक्स एनी लाइबिलिटी है, जो भी इनकम टैक्स की लाइबिलिटी रहेगी, जो वेंडर की रहेगी, वो वेंडर इज रिस्पॉन्सिबल, एंड वाइस वर्सा इफ इट्स फॉर परचेसर, परचेसर इज रिस्पॉन्सिबिलिटी. So this is the clause to be included, that any tax liability is incurred due to this sale transaction, then vendor has to complete his part, and the purchaser will uh, look that his complete his whatever the income tax का उनका जो liability आएगा वो clear करेगा. No rights of vendor and their legal heirs upon the receipt of the balance payment. Once the balance payment received होता है, एक बार purchaser ने अपना amount vendor को pay किया, then neither the vendor has a right nor the legal heirs. Nobody has any right, and any nomination filed before the society is being cancelled. क्योंकि एक बार आपको पेमेंट मिल गया, your deal is clear, and you have to hand over all the documents, and you have to say that there is no this flat and shares doesn't have any right, we don't have any rights in the flats and shares. Application to the necessary authority for the name change upon the receipt of balance amount. As I told you कि एक बार बैलेंस अमाउंट हो जाए तो आपको वेंडर को पूरा कॉपरेशन करना है to get the necessary to make a necessary application to the concerned authority in a favor of the purchaser, so that the purchaser name is incorporated in all the records, like property department में उनका नाम आ जाए, इलेक्ट्रिसिटी बिल में आ जाए, टेलीफोन अगर टेलीफोन लाइन है टेलीफोन लाइन में उनका नाम आ जाए, देन देयर इज अ गैस भारत गैस व्हाटएवर गैस पाइपलाइन इज देयर उनमें उनका नाम चेंज हो जाए. So he has to execute all the applications and necessary documents to get the name transferred in the name of the purchaser of the balance. As I already told you, जितने भी जैसे भी society कोई additional documents मांगती है, once we submit the transfer form, some of the society asks for any additional documents. In that case also, it is a responsibility of the vendor whenever the vendor approached this whenever the purchaser approached the vendor to execute any documents, there's a responsibility of the vendor to execute and fully cooperate with the purchaser to get the said flat and share transferred in the purchaser's name. So it is always necessary to execute all the necessary documents. Then, in what basis purchaser agree to purchase the flat relying on the representation of the vendor. जो भी purchaser क्यों purchase कर रहा है, based on the representation, कि जो भी मैंने represent किया, based on that only the purchaser has agreed. Representation like the same thing that we have mentioned in the agreement, that the title is clear, there is no mortgage, I am the sole owner. This is representation is correct. Based on that only the purchaser is purchasing the document, purchasing the flat and shares. Purchaser entitled to quietly and peacefully use and possess, occupy and enjoy the flat and share upon the full payment. Once the payment is received, purchaser have full right to entitle to get in the flat and use the flat in for his will, or he can do it. He can give it in leave-in license also. Whatever he want to do, he can do once he made the full and final payment to the vendor. Purchaser shall bear the stamp duty and registration fees. As I told you, purchaser को ही stamp duty and registration fees भरना है. That the point has to be included, and agreement shall be subject to the exclusive jurisdiction of court at Mumbai. तो ये जो एग्रीमेंट हुआ है, जो भी जुरिस्डिक्शन रहेगा उसका मुंबई में रहेगा. ये क्लॉजेस रहते हैं जो क्लॉजेस मोस्टली एग्रीमेंट फॉर सेल में रहते हैं ना. रिगार्डिंग एज एग्रीमेंट फॉर सेल का क्वेश्चन क्लियर हुआ. नाउ इट्स स्टैम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन फीस ऑन एग्रीमेंट फॉर सेल. नाउ व्हाट इज द स्टैम्प ड्यूटी ऑन द एग्रीमेंट फॉर सेल? द स्टैम्प ड्यूटी इज कैलकुलेटेड ऑन द एग्रीमेंट फॉर सेल बेस्ड ऑन द मार्केट वैल्यू. अब मार्केट वैल्यू कैसे कैलकुलेट होती है? बेस्ड ऑन द रेडी रेकनर रेट ऑफ द पर्टिकुलर. स्टैम्प ड्यूटी on this agreement for sale is 5% of the market value, or an agreement value whichever is higher. Now suppose the market value of the flat is 2 crores and your agreement value is 2 crore 40 lakhs. I just repeat again, if the market value of the flat is 2 crores and agreement value is 2 crore 40 lakhs, in that case the stamp duty will be calculated on the agreement value, that is 2 crore 40 lakhs में 5%. Now, if suppose your agreement value is lesser, now your agreement value is 150 lakhs. However, the ready rate is 1 crore 50 lakhs. So the market value of the flat is 1 crore 50. In such a scenario, the stamp duty will be calculated on the 1 crore 50 lakhs.
That is the market value. So whichever is a higher, either agreement for sale is higher, then the stamp duty will be calculated on the agreement for agreement value. In case the market value is higher, then the stamp duty will be calculated on the market value, and the market value will be calculate. Market value आपको कहाँ से मिलेगी? Ready reckoner rate of that particular year. Whichever year you are selling, doing an agreement for sale, for from that उस year का आपको ready reckoner rate calculate करना पड़ेगा. Then a registration fees. Another is a registration fees. Stamp duty के बाद registration fees कितना रहेगा? 1% of the market value and the maximum is up to 30,000. अब 30,000 से ज़्यादा department नहीं रहेगा. Registration fees is only 30,000. Maximum is 30,000. If suppose your 1% of market value is 15,000, then you will have to pay only 15,000. And if suppose it is 45,000 it's coming, then the maximum limit is 30,000. So you have to make the payment of 30,000. I hope I have made it clear. This all for the presentation of agreement for sale and stamp duty. Thank you all.